हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2020 का पेपर बॉटनी सेक्शन। इस वीडियो को बनाने के दो पर्पस हैं। अगर किसी ने ये पेपर दिया है जो कल हुआ है, या किसी ने पेपर दिया है अगर, तो वो इस वीडियो को एक आंसर की तरह ट्रीट कर सकता है और अपने आंसर्स मिला सकता है, कहाँ पे गलतियाँ करी वो देख सकता है। दूसरा, कोई भी स्टूडेंट जो फ्यूचर में नीट एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की सोच रहा है, बायोलॉजी का जो पेपर होता है उसको सॉल्व करने का एक करेक्ट टेम्परामेंट क्या होता है, वो हम इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपकी प्रिपरेशन तो ठीक है, आपने प्रिपरेशन की, बट एग्ज़ाम हॉल में आपकी प्रिपरेशन पीछे छूट चुकी है। अब आपके सामने पेपर है और आपने जितना पढ़ा, आपको जितना याद है, कंसिडरिंग द सिचुएशन, कंसिडरिंग योर मेंटल कैपेसिटी, योर मेंटल स्टेटस उस टाइम पे, आपको जितना भी याद है उतने से आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कैसे खींच सकते हैं। मेरे पास जो सेट है वो इवन है। मैं इवन सेट के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा नंबर के साथ, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन रीड करूँगा तो आपके पास कोई भी पेपर हो, इट डजेंट मैटर, आप उस हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। ओके, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इवन सेट का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन? सेक्स रेशियो, नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, स्पीशीज इंटरेक्शन। इजी क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि एनसीईआरटी की सीधी लाइन से ये उठता है। पॉपुलेशन चैप्टर, पहला चैप्टर जो है इकोलॉजी का, उसका पॉपुलेशन वाला जो पार्ट है, पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है, उसके अंदर आते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में ये सेक्स रेशियो, नेटैलिटी, मोर्टैलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, बट स्पीशीज इंटरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करते। तो स्पीशीज इंटरेक्शन इज़ नॉट अ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। ओके, चलो मान लेता हूँ कि मेरे को एनसीईआरटी की लाइन याद नहीं आ रही, एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ इस वक्त एकदम पिक्चर मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है, फिर मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ? आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन जो है वो एक स्पीशीज़ से बनता है। ओके, इकोलॉजी में पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? सिंगल स्पीशीज़ मेक्स अ पॉपुलेशन। अगर एक स्पीशीज़ से ज़्यादा हो गया तो फिर वो कम्युनिटी बन जाएगा। तो स्पीशीज़, दो स्पीशीज़ के बीच की इंटरैक्शन को हम पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट में नहीं रीड कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज, लैग फेज, सेनेसेंस या डॉर्मेंसी। अब आप देखिए, सेनेसेंस और डॉर्मेंसी सबसे पहले कट हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्रोथ के फेजेस नहीं हैं। ओके, ये लाइफ साइकिल के फेजेस हैं, बट ये ग्रोथ के फेज़ नहीं है। इस दौरान सेल ग्रोथ नहीं करता। याद करिए, जब हम एक्चुअली इस कर्व को हम दो जगह पे पढ़ते हैं, एक बार इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं और एक बार हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाले चैप्टर में भी हम इसको पढ़ते हैं। याद करिए, एक सिग्मॉइड कर्व बनता है जिसमें आता है एक लैग फेज़ जो स्टार्टिंग में बनता है, उसके बाद आता है लॉग फेज़ जिसमें एकदम ग्राफ पीक पकड़ता है, और उसके बाद फिर वापस से स्पीड कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट। तो वो जो लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज़ है, उस फेज़ में हाईएस्ट ग्रोथ होती है। ये मैं समझता हूँ कि 11th-12th का स्टूडेंट एक सिग्मॉइड कर्व को आसानी से समझ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा। इसका आंसर है फर्स्ट, लॉग फेज। रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, मॉर्फोलॉजी के सेकेंड पेज की डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से उठी हुई क्वेश्चन है। इसका आंसर है फाइबरस रूट्स। दो टाइप के रूट सिस्टम मेनली होते हैं, टैप रूट और फाइबरस रूट। टैप रूट जिसमें एक मेन रूट होता है, स्मॉलर ब्रांचेस उस मेन रूट से अराइज होते हैं, बट फाइबरस रूट में कोई मेन रूट नहीं होता, स्मॉलर ब्रांचेस डायरेक्टली स्टेम के बेस से अराइज होना शुरू हो जाते हैं। तो फाइबरस रूट इसका आंसर। बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 6, जेनेटिक्स। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स ABO ब्लड ग्रुप्स। जीन आई हैज़ 3 अलील्स। सही बात है, जीन आई के 3 अलील्स होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 अलील्स। ये भी सही है, क्योंकि एक आदमी के पास क्रोमोसोम्स का एक ही पेयर होता है, तो जी अलील्स का भी एक ही पेयर होगा। पॉपुलेशन में 3 अलील्स होते हैं, बट एक इंसान में एक टाइम पे 2 ही अलील्स होंगे। 3, व्हेन IA, IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस द सेम टाइप ऑफ शुगर। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। IA और IB जब साथ में प्रेजेंट होते हैं तो इंसान का ब्लड ग्रुप होता है AB। AB ब्लड ग्रुप होने का मतलब है कि उसके अंदर 2 टाइप ऑफ शुगर्स बॉडी डिटेक्ट कर पा रही है, ब्लड के अंदर डिटेक्ट हो रहा है, तभी वो 2 टाइप का ब्लड ग्रुप शो कर रहा है। AB बोथ, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। और जो एंटीजन होंगे RB के सरफेस पे, वो दोनों होंगे, एंटी A और एंटी B, दोनों एंटीजन्स उसके RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। सो दे बोथ विल प्रोड्यूस शुगर, बट वो शुगर्स डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ओके, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। अलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा। कोई भी
कॉन्सेप्चुअल चीज़ आपसे नहीं पूछी गई, सुपरफिशियली पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड में सारे एंजाइम्स है और राइट साइड में उनके फंक्शंस है। लाइगेज जॉइंट्स द 2 DNA मॉलिक्यूल्स। लाइगेज 2 DNA मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन। अगर मैं कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हूँ तो मैं सिर्फ ये चेक करूँगा कि कहीं ऑल ऑफ द अबव तो कोई ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं है मैं अगले ऑप्शन को रीड ही नहीं करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। फिर भी देख लेते हैं। पॉलीमरेजेस ब्रेक DNA इनटू फ्रेगमेंट्स, नहीं, पॉलीमरेज DNA का रेप्लिकेशन करवाते हैं। न्यूक्लिएजेस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, नो। एक नज़र में कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट न्यूक्लिएजेस DNA के स्ट्रैंड्स को सेपरेट नहीं करते, DNA के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को सेपरेट करते हैं ब्रेक करके। स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए आपको कोई भी एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, दे आर जस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट रियल बॉन्ड्स, दे आर जस्ट वंडरवॉल इंटरेक्शंस। खैर, एक्सोन्यूक्लिएजेस मेक्स कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशंस विद इन DNA, नो। ये सही है कि एक्सोन्यूक्लिएज कट्स DNA बट नॉट एट स्पेसिफिक पोजिशन। वो काम किसका है? वो काम है क्लास 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस का। एक्सोन्यूक्लियस DNA को एंड पर कट करता है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को कट करके डाइजेस्ट करता जाता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सेलेक्ट द करेक्ट मैच, हमको करेक्ट मैच चुनना है। हेमोफीलिया वाई लिंक्ड, नो, हेमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड। फेनाइलकेटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, नो, फेनाइलकेटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल बट रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, क्रोमोसोम नंबर 11। ऑटोसोमल रिसेसिव वी नो, बट क्रोमोसोम नंबर 11 ज़रूरी नहीं है कि हमको याद रहे, होल्ड करते हैं। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड, नो, थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल। सो वापस आएंगे, सिकल सेल एनीमिया को टिक मारेंगे क्योंकि बाकी तीनों के लिए हम श्योर है कि वो गलत है। अब इसको समझते हैं बच्चों, ये NCERT के बाहर का क्वेश्चन नहीं है। जब आप थैलेसीमिया पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको बताया गया है कि हेमोग्लोबिन के अंदर, अडल्ट हेमोग्लोबिन के अंदर 2 चेन्स होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। जहाँ अल्फा चेन जो है उसको बनाने वाली जो जीन होती है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है, बीटा चेन को बनाने वाली जो जीन होती है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है। सिकल सेल एनीमिया अगर आपको याद हो इज एसोसिएटेड विद द बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन के से ये डिजीज़ एसोसिएटेड है। तो इस डिजीज़ के लिए भी कौन जिम्मेदार होगा? द क्रोमोसोम नंबर 11। सो ये क्वेश्चन NCERT के बाहर का नहीं था और इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा गया, इट इज़ बेसिक, तो ईजी, ओके, ईजी क्वेश्चन बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। बच्चों, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऐसे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स में होती है, बट आपके लेवल पे आपने एक ही पढ़ा है, दैट इज़ शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। तो हमको एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें पहला कार्बोहाइड्रेट हो और दूसरा प्रोटीन हो। तो फोर्थ ऑप्शन इन्यूलिन विच इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट एंड इंसुलिन विच इज़ अ प्रोटीन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। काइटिन कोलेस्ट्रॉल नहीं, ग्लाइसरॉल ट्रिप्सिन नहीं, ग्लाइसरॉल इज़ फैट, सॉरी ग्लाइसरॉल इज़ अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, अ कंपोनेंट ऑफ फैट। सेल्यूलोज लेसिथिन, नो, लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड, अगेन हमको क्या चुनना था? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सो फोर्थ ऑप्शन इंसुलिन एंड इन्यूलिन। क्वेश्चन नंबर 12, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 generations वन विद इन द अदर। इसको मैं मॉडरेट क्वेश्चन बोलूँगा, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था ये। फर्स्ट ऑप्शन पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर। बच्चों, अगर हम थोड़े हायर लेवल पे जाएं, थोड़े हायर लेवल पे एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करें तो 2 थ्योरीज होती हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि जब तक सिंगैमी नहीं होती, तब तक हम उसको दूसरी जनरेशन नहीं बोल सकते, वो उसी जनरेशन का पार्ट है, पेरेंटल जनरेशन का ही पार्ट है। बट दूसरी थ्योरी ये कहती है कि एक बार मियोसिस हो जाए उसके बाद हम उसको दूसरी जनरेशन का बोल सकते हैं। यहाँ पर हम कौन सी थ्योरी लगाएंगे? आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इतना जानने की ही ज़रूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन को सिंपली लॉजिक से बनाया जा सकता था। देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द आंसर, वी आर नॉट श्योर, होल्ड करते हैं। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमेट्स, वी आर श्योर कि जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमेट्स, ये तो दोनों के दोनों नेक्स्ट जनरेशन के ही हैं, तो दिस इज नॉट द केस ऑफ 1 जनरेशन विद इन द अदर। सीड इनसाइड द फ्रूट, अगेन ट्रिकी है, सीड इनसाइड द फ्रूट। देखो, सीड और फ्रूट दोनों ही जर्मिनेशन के बाद बनते हैं, सॉरी सीड एंड फ्रूट दोनों ही फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। तो या तो दोनों को आप पहले जनरेशन में काउंट करेंगे या फिर दोनों को आप दूसरे जनरेशन में काउंट करेंगे। दोनों में से कोई भी थ्योरी पे आप बिलीव करें, दोनों 1 जनरेशन विद इन द अदर तो नहीं हो सकते, ओके। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ओव्यूल हमारा सीड है जो प्रीवियस जनरेशन का पार्ट है, और एम्ब्रियो सैक इज द जाइगोट, है ना, जाइगोट डिवाइड होके सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो बनता है, ओके। तो एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल इज डेफिनेटली 1 जनरेशन विद इन द अदर, क्योंकि वो नेक्स्ट एम्ब्रियो इज द पार्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, वो अब दूसरा पेड़ बनाएगा, नेक्स्ट जनरेशन का पेड़ बनाएगा, एंड ओव्यूल इज द पार्ट ऑफ पेरेंट जनरेशन। तो डी ऑप्शन सही है। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं जहाँ जहाँ पे डी है। तो हमने पहला काट दिया, दूसरा काट दिया,
तीसरा और चौथा सी एंड डी एंड ए एंड डी, सी को तो हमने पहले ही कट कर दिया था, सी इज़ नॉट द ऑप्शन, तो ए एंड डी इज़ द मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स। ओके, हायर स्टडीज़ पे आप जाओगे तो ये क्वेश्चन डिबेटेबल हो सकता है, ऐसा एनसीईआरटी नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है। हायर स्टडीज़ पे आओगे तो आप क्वेश्चन इज़ डिबेटेबल, बट इतना हमको सोचना ही नहीं है, सिंपल लॉजिक से आंसर आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेजुमिनस प्लांट, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन पूछा है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। इसके लिए सिर्फ आपको वो जो फॉर्मूला है जब आप पढ़ते हो मिनरल न्यूट्रिशन, वहाँ पर लास्ट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एंजाइम नाइट्रोजनेज का जो फंक्शन है, बस उसका जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, उसका जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन का ये क्वेश्चन था। कोई भी सुपरफिशियल चीज़ ही पूछी गई है, कोई भी डिटेल में नहीं जाया गया है, तो इसको भी एक्सट्रीमली ईजी। अभी तक सिर्फ एक, ध्यान देना, अभी तक सिर्फ एक मॉडरेट क्वेश्चन हमारे हाथ आया है, बाकी सारे ईजी हैं। Identify the correct statement with regard to G1 phase of interphase. Okay, the synthesis of replication takes place, नहीं, replication S phase में होता है। Reorganization of cell, all cell components take place, थोड़ा सा वेग ऑप्शन है, क्लियरली नहीं बता रहा है, ये अपने आप को क्लियर नहीं कर रहा, होल्ड करते हैं। थर्ड ऑप्शन, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, बिल्कुल परफेक्टली बैठ रहा है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, यस, सेल ग्रोज, यस, बट इट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, तो थर्ड ऑप्शन इज द क्लियर कट करेक्ट ऑप्शन, एनसीईआरटी की सीधी लाइन, इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज याद करिए प्रोकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट्स में एनसीईआरटी सेल बायोलॉजी में लास्ट के पैराग्राफ में इंक्लूजन बॉडीज को एक पैराग्राफ एट्रीब्यूट करती है। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, करेक्ट है। प्रोकैरियोटिक सेल में फॉर दैट मैटर नथिंग इज बाउंड बाई ए मेम्ब्रेन। दे आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, नो, दे आर नॉट इन्वॉल्व, जहाँ तक हमको पता है दे आर नॉट इन्वॉल्व, बट आगे पढ़ते हैं। दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, यस। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, यस। तो हम वापस आएंगे और सेकंड ऑप्शन को इनकरेक्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर। विच इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये क्वेश्चन एक तो एनसीईआरटी की सीधी लाइन है और दूसरा ये खुद एक बार एम्स में, एक बार एएफएमसी में और एक बार नीट में 2014 में ये आ चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक, एक तरह से ये बोनस क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। इसका आंसर होगा गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडीज, थर्ड ऑप्शन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ, जब डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज करना पड़ता है तो हम पहले उस पर स्प्रे करते हैं सॉल्ट का, द इथिडियम ब्रोमाइड सॉल्ट, और उसके बाद फिर हम उसको अंडर द यूवी लाइट उसको देखते हैं तो हमको ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं जो कि डीएनए होता है। तो एनसीईआरटी की सीधी लाइन है और बहुत ही एम्फसाइज करके पढ़ाया जाता है क्लासेस में, इजी क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रीफ्लोरेट्स हैव, रीफ्लोरेट्स एस्टेरेसी या कॉम्पोजिटी फैमिली जो होती है उसके अंदर दो टाइप के फ्लोरेट्स होते हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये सब इसमें आते हैं। इतना हमको जानने की ज़रूरत नहीं थी, एनसीईआरटी की एक लाइन से हमारा काम हो जाएगा, जहाँ पर उन्होंने ओवरीज का प्रेजेंटेशन डिस्कस किया है, उसके जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में रे फ्लोरेट्स हैव इन्फीरियर ओवरी, तो ये उनका रे फ्लोरेट जो होती है उनकी ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और उन सबको याद करने की ट्रिक्स है, हम क्लास में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाई EcoR1 इज़, कुछ भी नहीं है, अगर आपको रटा हुआ है EcoR1 का सीक्वेंस, जो कि होना चाहिए क्योंकि इट इज़ द ओनली सीक्वेंस दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए। तो EcoR1 का जो सीक्वेंस है GAATTC, वो अगर आपको याद है तो फर्स्ट ऑप्शन आपको पता होगा कि आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसमें आप देखोगे कि चारों ऑप्शन सही हैं। द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग लेंथ ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही है, डीएनए की पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करता है और जहाँ पर उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलता है वहाँ कट कर देता है, कट एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, सही है। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, चारों ऑप्शन सही है, बट फोर्थ ऑप्शन इज नॉट अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इट इज अबाउट लाइगेज, तो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। आपको पता है प्राइमरी ट्रीटमेंट जो स्लज ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है विच इज़ बोथ आर एरोबिक। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज़ द फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज़ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और उसके बाद एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एक्टिवेटेड स्लज को डाला जाता है। सो 23 का फोर्थ ऑप्शन एक्टिवेटेड स्लज।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको मिलता है इसमें, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 27, मैच द ऑर्गेनिज्म विद द यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बैसिलस थुरिजिनेसिस, क्राई प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑप्शन बैसिलस थुरिजिनेसिस, फोर्थ क्राई प्रोटीन से जाके मैच करेगा। इस पॉइंट पे मैं रुकूंगा और सीधा आंसर्स पे आऊँगा। कौन सा है जहाँ पे A4 के साथ मैच हो रहा है? सेकेंड ऑप्शन में A4 के साथ मैच हो रहा है। मैं चेक करूँगा किसी और में तो नहीं हो रहा। नहीं, A4 के साथ किसी और ऑप्शन में नहीं हो रहा। सेकंड ऑप्शन इज़ द आंसर। मुझे और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच कराने की ज़रूरत नहीं है, बट हम देखते हैं। थर्मस एक्वेटिकस, आपको पता है इससे DNA पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज निकलता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिनिफेशियंस, आपको पता है ये क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में यूज़ होता है। और सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम जो है, आपको पता है फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट RDNA मॉलिक्यूल सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम के प्लाज्मिड से किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस। आयरन, photolysis of water, no. Pollen germination, no. Required for chlorophyll biosynthesis, yes. Iron is required for chlorophyll of biosynthesis of chlorophyll. मैं देखूंगा A को थर्ड के साथ कौन सा ऑप्शन मिला रहा है। 28 का थर्ड ऑप्शन A को 3 के साथ मिला रहा है और कोई भी नहीं मिला रहा। दिस इज द आंसर। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट लेवल के माने जाते हैं, इजी नहीं माने जाते, बट इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक इजी लिंक होती ही होती है। आपको वो इजी लिंक पकड़नी है हमेशा, और वहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वो इजी लिंक आपको दी हुई होती है, ऐसा नहीं है, वो भी आपको देते हैं, बट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। दिस इज करेक्ट। sapwood is involved in the conduction of water and minerals from root to leaf. Yes, sapwood is xylem, xylem root to leaf, correct. Sapwood is the innermost secondary xylem. No, innermost secondary xylem is the heartwood. Heartwood is the innermost. Okay, so third option is wrong. Match the following. इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, मेलोनेट। अगर आपको याद हो, मेलोनेट इज द इनहिबिटर। हम एंजाइम्स और उनके इनहिबिटर्स में पढ़ते हैं, NCERT का एग्जाम्पल है। सो ए का सेकंड दो ऑप्शंस में है, सो हम आगे बढ़ेंगे। पॉजेसेस पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स किस में होंगे? एक प्रोटीन में। प्रोटीन ऑप्शंस में हम देखेंगे कौन सा है। कोलेजन इज अ प्रोटीन, सो बी का फोर्थ भी मैच हो रहा है, तो सी को अगेन हम देखेंगे। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, इट इज़ काइटिन, तो सी का ऑप्शन थर्ड इज़ द ऑप्शन जो हमको चाहिए, क्योंकि हमको ए के साथ सेकंड मिलाना है, तो फोर्थ इज़ द ऑप्शन जो हमको चाहिए। ओके, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी इज मेलोनेट, possesses peptide bonds, कोलेजन, सेल वॉल मटेरियल इन फंगाई, काइटिन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिक्सिन, एबरिन रिक्सिन जो टॉक्सिन्स होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सारे NCERT के पॉइंट्स है, सारे NCERT की लाइन्स है, बट मैं इसको मॉडरेट लेवल में रखूंगा क्योंकि अलग अलग चैप्टर से डील कर रहे हैं। म्योटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, ओके, ये जूलॉजी का है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन, डायरेक्ट लाइन है। फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन के 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले अमीनो असाइलेशन ऑफ ट्रांसफर RNA या फिर चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर RNA, जहाँ पर ट्रांसफर RNA के अमीनो एसिड लूप के साथ अमीनो एसिड अटैच होता है। उसके बाद मैसेंजर RNA पे राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट अटैच होता है, सेकंड स्टेप। उसके ऊपर हमारा ट्रांसफर RNA अटैच होता है, थर्ड स्टेप, और उसके ऊपर लार्जर सब यूनिट अटैच होता है, फोर्थ स्टेप। तो करेक्ट आंसर इज अमीनो असाइलेशन ऑफ ट्रांसफर RNA। Which of the following regions of the globe exhibit, question number 34, exhibits highest species diversity? Highest species diversity is found in Amazon forest obviously. Second highest अगर आपसे पूछे तो coral reefs, the Great Barrier Reef of Australia. Okay, हाँ, इंडिया में अगर आपसे पूछे तो वेस्टर्न घाट। Which of the following statement is not correct पूछा है, क्वेश्चन नंबर 35। In man insulin is synthesized as proinsulin, सही है, प्रो इंसुलिन बनता है, फिर उसको मैच्योर इंसुलिन बनाया जाता है डाइजेशन के थ्रू। द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही है। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन चेन्स A एंड B आर लिंक्ड टू बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बहुत चालाकी से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इंसर्ट कर दिया गया, जबकि वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू वो जुड़े हुए होते हैं, देयर आर नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। Question number 36. The transverse section of plant shows the following anatomical features. Large number of scattered vascular bundles. बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे और कहीं भी जाने की, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं थी। स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल एक ही स्पीशीज़ शो करती है, एक ही ग्रुप शो करता है, दैट इज़ द मोनोकॉट, और वो भी मोनोकॉट में स्टेम। तो मुझे और कुछ भी इसमें रीड करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज। रूट प्रेशर NCERT का क्वेश्चन है। रूट प्रेशर का
का बेस्ट एग्जाम्पल हमको यही दिखता है। और दूसरा एग्जाम्पल हमको दिखता है जो हम कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम राइस के ब्लेड को कट करते हैं तो वाटर एक्सुडेट के फॉर्म में आते हैं, तो रूट प्रेशर। एनसीईआरटी की लाइन, बहुत ईजी क्वेश्चन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटिन, स्ट्राइशिनिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर डिफेंसिव एक्शन। ये हमको पढ़ाया जाता है कहाँ? ये हमको पढ़ाया जाता है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस में। वहाँ पे हम देखते हैं कि कैलोट्रोपिस जैसे कुछ प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको ग्रेजिंग एनिमल्स नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, और ये प्लांट्स ये स्पेशल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालते हैं। हालांकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है, बट देर आर वेरी डिफरेंट इनडायरेक्ट फंक्शंस, उनमें से एक ये है सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस एक्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 42 ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन। और बच्चों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, अगर आपने इसको एग्जाम में छोड़ दिया तो मैं बोलूँगा कि आपने ठीक ही किया, क्योंकि इसका सीधे सीधे एक नज़र में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड नहीं। सबसे पहले तो बच्चों रुबिस्को इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड। अगर आपको इसमें से जिसमें भी कार्बन की इक्वेशन गलत हो रही है उसको आप कट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन, 2 यानी कि 3 + 3 6 नहीं, रुबिस्को भी 5 कार्बन का कंपाउंड है। 1 molecule of 3 कार्बन कंपाउंड, इट इज़ पॉसिबल। 1 molecule of 3 कार्बन कंपाउंड इज पॉसिबल। 1 molecule of 6 कार्बन कंपाउंड, 1 molecule of 6 कार्बन कंपाउंड नॉट पॉसिबल, क्योंकि रुबिस्को 5 कार्बन का है। 1 molecule of 4 कार्बन एंड 1 molecule of 2 कार्बन, अगेन 4 + 2 is 6, रुबिस्को 5 कार्बन का है। तो अपने आप देखोगे कि इस बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस सिर्फ लॉजिक से कट हो सकते हैं, एंड सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, भले आपको कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ नहीं आता, बट वी विल सी द कॉन्सेप्चुअल साइड ऑफ दैट। रुबिस्को जब ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, और वो स्प्लिट कर जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में। एक मॉलिक्यूल होता है 3 कार्बन का PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या आप उसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। वो PGA वापस चला जाता है, क्योंकि आपको पता है PGA इंटरमीडिएट है हमारे C3 साइकिल का भी, तो वो PGA C3 में चला जाता है, और फॉस्फोग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में चला जाता है, जहाँ से वो वापस जो सेल है वो उसको वापस से रिकवर करता है। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन एंड फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, BT cotton variety was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis. It is resistant to, इजी क्वेश्चन है। इंसेक्ट पेस्ट्स इसका आंसर है, कॉटन बॉलवर्म, कॉटन बोरर, पॉड बोरर, स्टेम बोरर, इनसे बचने के लिए। ओके, बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमको मिलता है वो है क्वेश्चन नंबर 48। क्लॉस्ट्रीडियम मैच द फॉलोइंग करना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम जो पहला है उसको मैं मिलाऊंगा ब्यूटाइरिक एसिड से, मैच द कॉलम में, और फिर मैं सीधा ऑप्शन चेक करूंगा। ए का 2 एक ही जगह पे है और कहीं है ही नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, बट सारे देखते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, इट प्रोड्यूसेस ब्यूटाइरिक एसिड, एनसीईआरटी। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, यू नो दैट। ओके चलो, अगर हमें ये याद नहीं है, विल होल्ड। मोनास्कस परप्यूरस फॉर्म्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, एंड एस्परजिलस नाइगर फॉर्म्स ब्यूटाइरिक एसिड। तो अपने आप ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम का आप मैच कर लोगे, एंड इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर इवन इफ यू डोंट रिमेंबर ऑल द थिंग्स। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द, ओके ये जूलॉजी का है। फ्लोरिडियन स्टार्च इज क्वेश्चन नंबर 50। Floridian starch has structure similar to starch and cellulose, amylopectin and glycogen. Amylopectin and glycogen is the correct answer, NCERT की लाइन है। Floridian starch रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में रेड एल्गी फूड स्टोर करता है। फ्लोरिडियन स्टार्च थोड़ा बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि ये फूड, स्टोर्ड फूड तो है एक प्लांट किंगडम के मेंबर का, और प्लांट किंगडम के मेंबर के स्टोर्ड फूड जनरली सेल्यूलोज से ज़्यादा मैच करते हैं। ओके, सेल्यूलोज स्टार्च जैसे होते हैं, बट जो हमारा रेड एल्गी है उसका स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन जो कि एनिमल का स्टोर्ड फूड है उससे ज़्यादा मैच करता है। तो इट इज़ अ इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ कंडीशन है, इसीलिए फ्लोरिडियन स्टार्च पे हमेशा से नीट थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 52, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। ओके, ज़ाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, टर्मिलाइजेशन, काइज़मेटा, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस। बच्चों हालांकि एनसीईआरटी ने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी किसी भी पेपर के लिए, बट हमको अगर आपको उतना भी याद नहीं है तो भी ये क्वेश्चन बहुत ईजिली बन सकता है। पेकाइटिन मीन्स क्रॉसिंग ओवर, पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर जो है वो पेकाइटिन में होती है, ये हम सबको याद होता है।
और कुछ याद रहे ना रहे। ओके, तो हम बी को थर्ड से मैच करेंगे और ऑप्शन चेक करेंगे और आप क्या देखोगे, 2 के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर दैट मैटर ज़्यादातर मैच द कॉलम्स जो थे ना वो सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन से मैच हो रहे थे, मैंने पेपर में ऐसा देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी, यूनिसेल्युलर एल्गी के ऑप्शन हमको चुनने हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को भी अगर आपने छोड़ा है तो मैं बोलूँगा आपने समझदारी दिखाई है, क्योंकि अगर हम हायर स्टडीज़ में जाएँ तो इनमें से कोई भी एल्गी यूनिसेलुलर नहीं होता, ये सारे मल्टीसेलुलर एल्गी हैं। एक यूनिसेलुलर अगर है भी तो दूसरा मल्टीसेलुलर है। बट अगर हमको फिर भी वी आर बाउंड टू सेलेक्ट वन ऑप्शन, तो मैं बोलूँगा कि सबसे बेटर ऑप्शन क्लोरेला और स्पाइरुलिना है, क्योंकि इन दोनों के जो सेल्स होते हैं बीइंग मल्टी सेलुलर, इनके सेल्स का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते एंड काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए यूनिसेलुलर में ये सबसे बेटर है। दूसरा, सिंगल सेल प्रोटीन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्लोरेला और स्पाइरुलिना को ही पढ़ते हैं, तो बायोलॉजिकली हम इसको यूनिसेलुलर ही मानते हैं। बच्चों जब आप आगे हायर स्टडीज़ में जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बहुत सारे डेफिनेशंस कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग फोर्थ ऑप्शन कैन बी द बेस्ट ऑप्शन, हालांकि दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन मैं बोलूँगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, बीटी कॉट। यहाँ पे भी अगेन मैच द फॉलोइंग थोड़े ज़्यादा थे इस बार, लेकिन जो मैंने बोला कि ईजीएस्ट लिंक आपको ढूंढना है और आपको मैच करना है, और हर बार मैंने देखा हर बार ये काम कर रहा है। बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का जीन बीटी कॉटन में यूज़ होता है, तो बीटी कॉटन 4, ए का 4, अगेन ए का 4 आप मिलाइए, कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, तो ए का 4 फर्स्ट ऑप्शन इज़ द आंसर। बाकी तीनों भी एनसीईआरटी के ही हैं, आप इजीली मिला सकते हो, एनसीईआरटी की लाइनों से उठ के क्वेश्चन आए हैं, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा गया। मॉनिटरल प्रोटोकॉल, आपको पता है मॉनिटरल प्रोटोकॉल साइन किया गया था फॉर द कंसर्न ऑफ ओजोन होल। ओजोन का जो होल था अंटार्कटिका रीजन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसके कारण पूरे देश के जो रूलर्स थे वो साथ आए, एंड मॉनिटरल प्रोटोकॉल वाज इन फैक्ट अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ ग्लोबल गुड इनिशिएटिव। पूरी दुनिया मिलकर अगर एक इनिशिएटिव चलाए तो ओजोन होल, तो मॉनिटरल प्रोटोकॉल उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। इनफैक्ट हमने ये पाया कि लास्ट ईयर ओजोन होल ऑलमोस्ट भर चुका है, तो मॉनिटरल प्रोटोकॉल वाज अ वेरी बिग सक्सेस। सो दिस क्वेश्चन, इसका आंसर एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरियोइड्स। वायरियोइड्स के बारे में दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं और उनमें से ही एक चीज़ पूछी गई है। दे हैव आरएनए विदाउट प्रोटीन, with protein, no. They have free RNA without protein coat, yes. They have free RNA without protein coat, low molecular weight RNA. Ovary is half inferior in plum, rose, plum, peach, 3 एग्जाम्पल्स आपको रटने एनसीईआरटी के हैं और वहीं से क्वेश्चन आया है, वेरी इजी क्वेश्चन। एंजाइम इंटर, ओके ये जूलॉजी का है। 60, मैच द ट्रॉफिक लेवल्स विद द करेक्ट स्पीशीज। ट्रॉफिक लेवल को करेक्ट स्पीशीज से मैच करना था, कुछ भी नहीं था। अगर आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम का सबसे बेसिक फूड चेन अगर आपको याद है तो ग्रास सबसे पहले आएगा, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल सी ऑप्शन, उसके साथ हम फोर्थ ग्रास को मैच करेंगे, सी के साथ फोर्थ एक जगह पे ही मैच हो रहा है, एंड दैट इज योर आंसर। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग ट्री प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स, 14 एनसीईआरटी की लाइन है। इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। बच्चों ये एक जनरल ट्रिक मैं हालांकि क्लास में बताता हूँ, बट आपको मैं बता देता हूँ, जिस भी प्लांट के नाम में वाटर लगा है उसमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होती, ओके उसमें हमेशा या तो विंड पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन होगी। सो वाटर हायासिंथ, आइकॉर्निया एंड वाटर लिली दोनों में ही वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, इंसेक्ट पॉलिनेशन या फिर विंड पॉलिनेशन। सो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ। लेंथ इंक्रीजिंग एक ही हार्मोन है बच्चों जो लेंथ को इंक्रीज करता है, दैट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इज द आंसर, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 था ये। 65, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनॉन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 to cytochrome B6F complex, cytochrome B6F complex to PS1, PS1 to NADP plus, PS1 to ATP synthase। बच्चों ये लाइट रिएक्शन का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनफैक्ट वो आपकी इसमें भी हेल्प करते हैं। आपको इतना तो डेफिनेटली याद होगा कि वो PS2 से निकलता है। अगर आप साइटोक्रोम को भूल रहे हो तो आपको उतना सोचना ही नहीं है, क्योंकि PS2 एक ही ऑप्शन में है, वो PS2 से निकलता है, PS2 के इलेक्ट्रॉन को वो लेता है और एक ही ऑप्शन में PS2 है। सो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही था, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द आंसर, PS2 टू साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन को जितना हो सके ईजी रखने की कोशिश की गई है, क्वेश्चन को कोशिश भी नहीं की गई कि क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाया जा सके ऑप्शंस की हेल्प से भी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सी डॉर्मेंसी। जिब्रेलिक एसिड आपको पता है, जिब्रेलिन इज टू एब्सिसिक एसिड का रेशियो ही डिटरमाइन करता है, तो इनहिबिटरी सब्सटेंस जिब्रेलिक एसिड नहीं है। जिब्रेलिक एसिड डॉर्मेंसी को ब्रेक करवाता है। ओके, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए पॉलीमरेज दोनों फंक्शंस को करता है, डीएनए हेलिक्स को ओपन भी करता है और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड भी करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन 67 था ये। क्वेश्चन नंबर 69 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69 अगेन मैं बोलूँगा थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग पे हिट करता है, लेकिन नॉट दैट मच। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक्स पता है, इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जीपीपी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बच्चों मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। जीपीपी वो प्रोडक्टिविटी थी जो कि मैंने प्रोड्यूस की, और एनपीपी वो थी जो कि जीपीपी में से मैंने खुद यूज़ कर ली फॉर माई रेस्पिरेशन लॉसेज। ठीक है, जो एनर्जी मैंने खुद यूज़ कर ली। तो कभी भी एनपीपी जीपीपी से बड़ा नहीं हो सकता। जीपीपी ऑलवेज विल बी बिगर। ओके, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी तो मैं यूज़ करूँगा ही, और मैं जो प्रोड्यूस करूँगा फाइनली दैट विल बी ऑलवेज लेसर। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं 100% इफिशियंट हूँ, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर मैं 100% इफिशियंट हूँ तो जीपीपी विल बी इक्वल टू एनपीपी, बट एनपीपी कैन नेवर बी ग्रेटर देन जीपीपी। सो देखते हैं हम, जो जीपीपी इज ऑलवेज मोर, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन एनपीपी। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्लेसेंटा एंड्रोजन्स, ओके, जूलॉजी क्वेश्चन। स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स आर फाउंड इन इक्विसेटम, इसका आंसर है। एनसीईआरटी में टेक्स्ट में भी लिखा है, डायग्राम में भी दिया है। बच्चों अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम अच्छे से करके जाओगे तो दो क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ डायरेक्ट डायग्राम से क्वेश्चन आए ना आए, बट अगर आप डायग्राम के साथ थॉरो हो तो आप दो से तीन क्वेश्चन में आपको वो हेल्प ज़रूर करता है इन फाइंडिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आप डायग्राम बिल्कुल करके जाइए। Some dividing cells exit the cell cycle and enter the vegetative inactive stage. This is called quiescent stage G0. This process occurs at the end of. बच्चों यहाँ पर आप देखो, जो G0 फेज होता है, यानी कि जब सेल साइकिल से एग्जिट करता है, एज सच देर इज़ नो रूल कि वो कब एग्जिट करेगा। ओके, वो एम फेज के खत्म होते ही सेल साइकिल से एग्जिट कर सकता है। जीवन खत्म होने के बाद एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म गेन करेगा, ग्रोथ करेगा, उसके बाद भी वो एग्जिट कर सकता है। देयर इज़ नो रूल। बट अगर आप एनसीईआरटी का सेल बायोलॉजी देखोगे तो सेल बायोलॉजी में जो G0 फेज जो दिखाया है वो एम फेज के जस्ट बाद दिखाया है। इसीलिए यहाँ पर हमको एक ऑप्शन अगर चुनना हो तो एम फेज विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। The distance between two consecutive base pairs is 0.34. Question number 74 I am reading. The distance between two consecutive base pairs of 0.34 nanometer and the total number of base pairs of a DNA double helix is in a typical mammalian cell is 6.6 in 10 to the power 9 base pairs. Then the length of DNA is approximately. बच्चों यहाँ पर आपको जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ें होती है, जो लेंथ होता है बिल्कुल वही दिया है, और जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो पूछिए। तो 2.2 मीटर्स इज़ द आंसर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए आप कंफ्यूज करके, मान लीजिए आप भूल गए कि 0.34 नैनोमीटर था, एंगस्ट्रॉम था, क्या था, या 34 नैनोमीटर था, या 3.4 नैनोमीटर था। अगर आप ये चीज़ भूल गए और आप सोचे कि नहीं, अगर ये मुझसे 2.2 ना होकर कुछ और आंसर हुआ, बच्चों 3.4 तो ऑप्शन में 3.4 तो लिखा है और 6.6 भी लिखा है, उनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 ही आएगा। यानी कि जो ऑप्शंस होते हैं वो 2 के सिर्फ उसमें डेसिमल का फ़र्क होता है, एग्जैक्ट नंबर का कभी फ़र्क नहीं होता, और डेसिमल का फ़र्क ऑप्शंस में ही नहीं है। तो अगेन मैं वही बोलूँगा, जहाँ पर हम कंफ्यूज कर सकते थे, कंफ्यूज करने का मौका था, वहाँ पे उन्होंने मौका उठाया नहीं। तो 2.2 इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बहुत इजी क्वेश्चन। एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। बस उसी को आगे पीछे घुमा के क्वेश्चन पूछा था। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 2 hydrogen bonds. First option will be correct. The sequence that controls the copy number of linked DNA is the, एक प्लाज्मिड जो होता है उसमें डीएनए के कॉपी नंबर्स कितने कॉपी होंगे वो कौन करता है, वो वही करता है जो ये डिसाइड करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ से होगा। दैट इज़ द ओरी साइट। ठीक है, साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट इस बात को कंट्रोल करता है। एनसीईआरटी की स्ट्रेट लाइन है, इजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड। अगेन एनसीईआरटी की स्ट्रेट लाइन है। लाइसिन एंड आर्जिनिन आर द बेसिक अमीनो एसिड्स। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
Which of the following is the most abundant protein in the animals? Collagen is the most abundant protein, no doubt. Experimental verification of chromosomal theory of inheritance was done by. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था सटन और बोवेरी ने, उसको लिंक किया था मेंडल की थ्योरी के साथ सटन ने अकेले, और उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था मॉर्गन ने। तो मॉर्गन इसका आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन मैंने रीड करा, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। वेरी बेसिक क्वेश्चन, 1 इसका आंसर होगा। एक ही फॉस्फोराइलेशन होता है TCA साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल में, ओके। एक ही जगह पे फॉस्फोराइलेशन होता है और वो भी GTP का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कहाँ होता है? उसी पॉइंट पे NCERT की उसी पेज के उसी पैराग्राफ से दोबारा क्वेश्चन आया है। अगेन मैं बोलूँगा कि मैं भूल गया, मेरे को पूरा याद नहीं है, ओके। तो इसको आप कैसे सॉल्व करें? अगेन हम वापस जाते हैं, पैकाइटिन क्रॉसिंग ओवर। पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, मेरे को इतना तो याद है, होना ही चाहिए। तो पैकाइटिन के पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, वहाँ पे ज़रूर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अरेंज होगा, है ना। क्रोमोसोम्स पास आएंगे, बाइवेलेंट्स एक दूसरे को टच करेंगे, क्रॉस करेंगे, इंटरेक्शन होगा, साइनैप्स होगा। और पैकाइटिन के बाद जो स्टेजेस होते हैं उसमें डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, काइजमेटा का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इस बेसिस पे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं वेरी इजीली। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन नहीं, इन तीनों में तो अरेंज होता है, तो इसके बाद डिसोल्यूशन होगा, और इसके बाद का एक ही ऑप्शन है डिप्लोटीन, ओके। तो थर्ड ऑप्शन डिप्लोटीन इज आवर आंसर, ओके। थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप देख पा रहे हो इसको, इस वीडियो को बनाने का एक्चुअली मेरा पर्पस यही था कि लॉजिक वर्क्स मोर देन योर नॉलेज। जब आप एग्ज़ाम हॉल में होता है ना, तो आपको लॉजिक लगाना चाहिए। लॉजिक ऑलवेज वर्क्स मोर देन योर नॉलेज। नॉलेज आपको करेक्ट आंसर जो है ना वो हमेशा आपको नहीं दे पाएगी, और अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी स्ट्रेस्ड है, अगर आप और क्वेश्चन थोड़ा सा भी टेढ़ा पड़ गया, तो नॉलेज ऑलवेज बिट्रेज यू, लॉजिक ऑलवेज सेव्स यू। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल एट हाइलम, इजी आंसर, NCERT की डायरेक्ट लाइन। लास्ट क्वेश्चन, स्लो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू। आपको पता है हम डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि हम ब्लाइंड हो जाएंगे, ओके। क्योंकि सनलाइट से ही निकलती है UVA UVB रेडिएशन, जिसमें UVB आर द मोर हार्मफुल वंस, वो ब्लाइंडनेस कॉज कर देंगी। बट हम नॉर्मली तो सनलाइट को देखते हैं। वाई डज दैट हैपन्स? क्योंकि लाइट जब किसी चीज़ पे टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो सारी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो थोड़ी सी एनर्जी हमारे पास देता है, उसको एल्बिडो वैल्यू बोलते हैं। दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। पॉइंट ये है कि जब हम अंटार्कटिक रीजन्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो स्नो होती है उसकी एल्बिडो वैल्यू बहुत हाई है, यानी कि जितनी सनलाइट उस पर स्ट्राइक करती है, ऑलमोस्ट उतनी ही सनलाइट वो वापस रिफ्लेक्ट हमारी आंखों में कर देती है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लुकिंग डायरेक्टली एट द सन, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक लुकिंग डायरेक्टली एट द सन। तो वो जो UVB रेडिएशंस है वो बहुत हार्मफुल होती है, इसलिए आप मूवीज़ में देखते होंगे, या फिर अगर आप कभी खुद ऐसे स्नो वाले रीजन्स पे गए होंगे, तो आपको स्पेशल गॉगल्स मिलते हैं आंखों में पहनने के लिए, और ये NCERT की स्ट्रेट लाइन भी है। बच्चों, अगर आप मुझसे मेरा फाइनल वर्डिक्ट पूछो कि पेपर कैसा था, और क्योंकि पिछले 6-7 सालों से मैं पेपर को बहुत डीपली एनालाइज कर रहा हूँ, तो आगे बच्चों को तैयारी कैसी करनी चाहिए, वी कैन गेस ओनली, हम एक गेस तो लगा ही सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि NTA के गवर्नमेंट के स्ट्रेट रेगुलेशंस हैं NTA को, कि आपको पेपर ऐसा बनाना है कि गाँव में बैठा एक बच्चा जो खुद से तैयारी कर रहा है सिर्फ NCERT को पढ़ के, वो भी नीट निकाल सके। ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि जो कोचिंग जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, सिर्फ वही इसको चीज़ को क्लियर कर सके। लोग अपने होम टाउन में रह के, अपने घर के इन्वायरमेंट में रह के क्लियर कर सके। NTA इस एग्ज़ाम को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है, और पिछले 3-4 सालों के पेपर्स, इनफैक्ट लास्ट ईयर और इस साल के पेपर्स तो इस चीज़ को क्लियरली बता भी रहे हैं। आप देखोगे कि NCERT से बाहर की चीज़ों को छुआ भी नहीं गया है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो 2 क्वेश्चन मेरे को NCERT के बाहर के मिले, ओनली 2 क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस भी मेरे को लगा कि लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं, डेफिनेटली लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं। बायो में फुल मार्क्स लाने के भी चांसेस हैं, बायो में फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, 360 आउट ऑफ 360 आने के पूरे चांसेस है बच्चों के। बच्चे इस बार या हर बार कंसेक्यूटिव ईयर्स में आप देखोगे कि बच्चे बेहतर प्रिपेयर कर रहे हैं, हर बार बच्चे ज़्यादा तैयारी के साथ आते हैं और पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी होता जा रहा है। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी करता है, क्योंकि हम लोग हर टॉपिक को बहुत कॉन्सेप्चुअली समझाते हैं, बट जब एग्ज़ाम में आता है तो वो NCERT की लाइन पूछते हैं। NCERT की सीधी लाइन अगर आपको याद है तो
आपको आप आंसर लगा दोगे, और रेस्ट लॉजिक जस्ट हेल्प्स, लॉजिक हेल्प कर देगा आपके। तो अगर आप मुझसे एक फाइनल वर्डिक्ट पूछो कि आगे बायोलॉजी की अप्रोच एक स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए, आई विल जस्ट से कि आप NCERT पे पहले कमांड करो। जो सब कहते हैं वही मैं भी बोलूँगा, NCERT पे आप पहले कमांड करो। NCERT आपको बिल्कुल थॉरो होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ज़्यादा बाहर जा रहा है, आप उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, आपको ज़रूरत ही नहीं है बनाने की। NCERT पे अपना पूरा कमांड करिए, और NCERT को ही बिल्कुल एक होली बुक की तरह पढ़िए। NCERT की लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए। NCERT जिस चीज़ को लिखती है और जिन शब्दों में लिखती है आपको याद होना चाहिए, एंड यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। आई मीन 330+ सिर्फ NCERT से कोई बच्चा ईजिली ला सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंदौर या इंदौर के आसपास रहते हो और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप सीरियस हो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओनली इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग। अगर आप सीरियस हो, सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, एक अच्छी रैंक लाना चाहते हो, यू कैन विज़िट आर वेबसाइट, यू कैन विज़िट आर कोचिंग। वेबसाइट पे आप जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनफैक्ट वीडियो की लिंक में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप चाहो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने बोला, आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लाखों रुपए खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर का लेवल इज़ हेल्पिंग यू, NTA इज़ हेल्पिंग यू, कि आप इस क्वेश्चन को बहुत कम रिसोर्सेज के साथ, सिर्फ अपनी मेहनत से, करेक्ट टेम्परामेंट के साथ एंड विथ राइट गाइडेंस आप इसको क्लियर कर सकते हो। सो विथ दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, एंड आई विश कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।